हेलो एवरीवन, हम यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2020 की बुक रिव्यू कर रहे हैं जिसमें हमने 5th चैप्टर भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन को कवर किया। पिछले भाग में आपने अगर उसे नहीं देखा तो आप उसे ज़रूर देखें। उसमें हमने भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, सिद्धांत क्या है, मौलिक अधिकार, कर्तव्य, संसदीय प्रणाली और संघ और राज्य क्षेत्र, केंद्र राज्य संबंध, इन सभी और सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय सभी को कवर किया गया है। आइए इसमें देखते हैं जिला प्रशासन, स्थानीय निकाय और पंचायती राज संस्थाएं क्या। उससे पहले हम अनुच्छेद 1 से लेकर 50 तक कवर किया था। आइए 51 से यानी अनुच्छेद 51 से आगे देखते हैं क्या है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का प्रावधान अनुच्छेद 51 के तहत किया गया है। अनुच्छेद 51 क में मूल कर्तव्य की व्याख्या दी गई है। अनुच्छेद 52 भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति अनुच्छेद 55 में निहित है। अनुच्छेद 57 पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता। अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति पद की योग्यता। अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान अनुच्छेद 60 में दिया गया प्रावधान किया गया। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर चलाए जाने वाला महाभियोग की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 के तहत है। अनुच्छेद 66 उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। नेक्स्ट है अनुच्छेद 70 क्या है, यह अन्य आकस्मिक में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करना अनुच्छेद 70 के तहत है। अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान की शक्ति अनुच्छेद 72 के तहत निहित है। अनुच्छेद 74 राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगा। अनुच्छेद 76 भारत का न्यायवादी अनुच्छेद 76 के तहत है। अनुच्छेद 89 संसद का गठन और प्रावधान किया गया। अनुच्छेद 80 में राज्यसभा का संरचना और अनुच्छेद 81 में लोकसभा के बारे में प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 83 क में राज्यसभा एक अस्थायी सदन है। अनुच्छेद 85 संसद के सत्र और सत्रावसान और विघटन के बारे में दिया गया। अनुच्छेद 105 संसद के सदनों की तथा उसके सदस्यों की शक्तियाँ और विशेषाधिकार आदि अनुच्छेद 105 में दिए गए हैं। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। अनुच्छेद 108 दोनों सदनों की संयुक्त बैठक अनुच्छेद 108 के तहत यानी राज्यसभा लोकसभा की संयुक्त बैठक अनुच्छेद 108 के तहत दी गई है। अनुच्छेद 109 धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रियाएं क्या है। अनुच्छेद आर्टिकल 109 के तहत दिया गया है। अनुच्छेद 110 धन विधेयक की परिभाषा को परिभाषित करता है। अनुच्छेद 112 वार्षिक वित्तीय विवरण यानी कि हमारा बजट के बारे में वार्षिक वित्तीय विवरण के तहत दिया गया। देखिए इसमें बजट शब्द का उल्लेख नहीं है लेकिन इस हमारा अनुच्छेद 112 के तहत आता है। अनुच्छेद 123 अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति दिया गया। अनुच्छेद 124 उच्च न्यायालय की स्थापना और गठन का प्रावधान किया गया। अनुच्छेद 129 उच्च न्यायालय की अभिलेख न्यायालय होना। अनुच्छेद 137 उच्च न्यायालय की पुनर्वलोकन की शक्ति दी गई है। अनुच्छेद 148 नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति के विषय में प्रावधान करता है। अनुच्छेद 165 राज्य का महाधिवक्ता होगा। अनुच्छेद 213 राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है। अनुच्छेद 214 के तहत राज्यों की शक्ति के लिए उच्च न्यायालय की स्थापना। अनुच्छेद 215 उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय में होना। अनुच्छेद 216 उच्च न्यायालय का गठन के बारे में दिया गया है। अनुच्छेद 233 में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में दिया गया। अनुच्छेद 239 क में दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध बताए गए हैं। अनुच्छेद 243 ख में पंचायतों का गठन किया गया। अनुच्छेद 243 ख में नगर पालिका का गठन के बारे में प्रावधान किया गया। 249 में राज्य सूची के विषय में राष्ट्रहित के विधि बनाने का संसद को शक्ति 249 के तहत दी गई है। आइए डेट देखते हैं। अनुच्छेद 260 क्या कहता है। अनुच्छेद 260 भारत के बाहर के राज्य क्षेत्रों पर के संबंध में संघ की अधिकारिता दी गई है। अनुच्छेद 263 अंतर्राज्यीय परिषद के बारे में बताया गया। अनुच्छेद 280 वित्त आयोग के बारे में है। अनुच्छेद 300 का व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित न किया जाए यानी संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 300 का में बताया गया। अनुच्छेद 312 अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में बताया गया। अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयोग के गठन उसके बारे में इसमें उल्लेखित है। ये इम्पोर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन में पूछा गया है। अनुच्छेद 330 में क्या है, लोकसभा
में एससी और एसटी के लिए सीटों का आरक्षण 330 में किया गया। अनुच्छेद 331 लोकसभा में आंग्ल भारतीयों के लिए प्रावधान किए गए हैं। 332 राज्यों की विधानसभाओं में एससी एसटी के लिए स्थानों का आरक्षण की बात की गई है। अनुच्छेद 338 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन के बारे में जानकारी दी गई है। अनुच्छेद 338 का राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन। अनुच्छेद 340 राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के बारे में प्रावधान किया गया है। 343 अनुच्छेद 343 में संघ की राजभाषा हिंदी और देवनागरी लिपि होगी। ठीक है, हिंदी से संबंधित है। अनुच्छेद 344 राजभाषा आयोग। अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के बारे में विस्तृत विवरण हमें आर्टिकल 352 में मिलता है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 356 राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल होने की स्थिति में बंद किए गए हैं। अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल की घोषणा करता है। अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन की प्रक्रिया अनुच्छेद 368 में दी गई है। आइए नेक्स्ट देखते हैं जिला प्रशासन कैसे कार्य करता है। हमारे देश में 600 से अधिक जिले हैं। जिला प्रशासन व्यवस्था एक अत्यंत महत्वपूर्ण इकाई है। जिला प्रशासन का मुखिया कलेक्टर या जिलाधिकारी कहलाता है। वह भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी होता है। ठीक है, कलेक्टर अपने जिले के समस्त तहसीलों व ग्रामों के प्रशासन की देखरेख करता है। वह जिले में चल रहे सभी कार्यों पर नियंत्रण अपना रखता है। जिले में गांव व तहसील छोटी इकाई है। जिले में गांव के सुव्यवस्थित विकास के लिए विकास खंडों का गठन किया जाता है। जिले के अधिकारी व कर्मचारी के बारे में दिया गया है, कैसे ये कार्य करते हैं। वास्तव में प्रशासन की सुविधा के लिए राज्य को जिलों और जिलों को तहसीलों में बांटा गया है। जिलों में सरकार की नीतियों को लागू करने के लिए कानून व्यवस्था हेतु जिला प्रशासन उत्तरदायी होता है। कलेक्टर की सहायता के लिए दूसरे अधिकारी और कर्मचारी भी होते हैं। भारत के प्रत्येक जिले में एक अपना उपायुक्त भी होता है। अंग्रेज शासन के दौरान सन 1972 में गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा बुनियादी रूप से नागरिक प्रशासन की नींव रखी गई थी। जिले के कई विभाग होते हैं, जैसे शिक्षा विभाग, पुलिस विभाग, वन विभाग, कृषि विभाग, सभी कार्य करते हैं। आइए देखते हैं कैसे कार्य करते हैं। जिला अधिकारी जिले के समस्त अधिकारी की सहायता के लिए जिले का शासन चलाता है। जिला प्रशासन की वरीयता क्रम में दिया गया है, कैसे कैसे कार्य करते हैं। देखिए, सबसे वरीयता क्रम में है राजस्व है, फिर उसके बाद डीएम, एसडीएम, तहसीलदार और नायब तहसीलदार, कानूनगो में सुपरवाइजर कानूनगो, रजिस्ट्रार कानूनगो होते हैं। फिर उसके नीचे लेखपाल या पटवारी जिसे कहा जाता है, उनका कार्य होता है। जिला प्रशासन के कार्य कैसे किए जाते हैं, इसके मुख्य 3 प्रमुख कार्य होते हैं। जिले में शांति व्यवस्था को बनाए रखना, भूमि व्यवस्था जैसे भूमि माप, खसरा, खतौनी, रखरखाव, लगान की वसूली आदि करना होता है। थर्ड है नागरिक सुविधा व सभी को विकास के अवसर प्रदान करना, इनका मुख्य कार्य होता है। लगान और भू राजस्व क्या है। लगान क्या होता है, भूमि पर खेती करने वाले से लिया जाने वाला कर या इसे मालगुजारी भी कहते हैं, यही लगान या भू राजस्व कहा जाता है। खतौनी क्या होती है, खेतों की संख्या और रकबे यानी क्षेत्रफल के विवरण से संबंधित जो दिए गए हैं वही खतौनी होती है। आइए नेक्स्ट देखते हैं भूमि व्यवस्था व लगान वसूली कैसे की जाती है। जिला प्रशासन का दूसरा प्रमुख कार्य भूमि संबंधी कार्यों की देखभाल व कर वसूली करना होता है। तहसीलदार, नायब तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक, पटवारी यानी पटवारी लेखपाल सभी जिला, तहसील, ब्लॉक और गांव आदि की कृषि योग्य भूमि का वर्गीकरण और नापन होने पर पैदा होने वाली उपज, लगान आदि का ब्यौरा रखते हैं। लेखपाल पटवारी 3 से 4 गाँव का ब्यौरा रखते हैं। प्रशासन अकाल, महामारी और बाढ़ आदि के समय ये नागरिकों को सहायता प्रदान करते हैं। आगे देखते हैं। ग्राम पंचायत अधिकारी पंचायती राज विभाग का कर्मचारी होता है, जबकि ग्राम विकास अधिकारी ग्रामीण विकास का मंत्रालय होता है। ठीक है, आगे देखते हैं पटवारी लेखपाल क्या होते हैं। पटवारी या लेखपाल राजस्व विभाग में ग्राम लेवल के कर्मचारी होते हैं। इसे विभिन्न स्थानों पर विभिन्न नामों से जाना जाता है, जैसे कारनामा अधिकारी, सान बोगारू लेखपाल, उत्तर प्रदेश में तो लेखपाल ही कहा जाता है। आइए आगे देखते हैं। पुलिस का कार्य क्या होता है। पुलिस का कार्य कानून व्यवस्था की स्थापना करना। पुलिस लोगों को जान, माल व अधिकारों की रक्षा करती है। प्रत्येक जिले में 5 से 6 सर्किल होते हैं। प्रत्येक सर्किल का मुख्य डिप्टी सुपरिटेंडेंट होता है, जिसमें 10 थाने होते हैं। एक पुलिस इंस्पेक्टर थाने का प्रमुख होता है। इसके अधीन सब इंस्पेक्टर, सिपाही और चौकीदार होते हैं। प्रत्येक जिले में एक जेल होती है, जिसका मुख्य प्रमुख जेलर होता है। एक डिप्टी जेलर भी
होता है? आइए नेक्स्ट देखते हैं। जिला न्यायाधीश विवादों का फैसला सुनाना या न्याय करना जिला न्यायाधीश का कार्य होता है। बेसिक जिला अधिकारी होते हैं। जिले के प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों की व्यवस्था देखने के लिए बेसिक जिला अधिकारी बनाए गए हैं। जिला विद्यालय निरीक्षक जिले में माध्यमिक विद्यालयों की व्यवस्था की देखरेख करना जिला विद्यालय निरीक्षक का कार्य होता है। मुख्य विकास अधिकारी जिले में विकास की योजना बनाना, उसकी देखरेख करना मुख्य जिला अधिकारी कार्य होता है। नेक्स्ट है मुख्य चिकित्सा अधिकारी परिवार कल्याण, टीकाकरण और बीमारी की रोकथाम करने के लिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी बनाए गए हैं। नागरिक सुविधा एवं विकास नागरिक सुविधाओं और विकास के अंतर्गत जिला प्रशासन दवाखानों का प्रबंधन करता है। सरकारी इमारतों को निर्माण व देखरेख की जिम्मेदारी लोक निर्माण विभाग की है। कलेक्टर पंचायती राज तथा अन्य संस्थाओं का प्रबंधन व नियंत्रण करता है। नेक्स्ट है दीवानी न्यायालयों का सीधा संबंध जायदाद रुपए के लेन देन से होता है। फौजदारी न्यायालयों के संबंध चोरी मारपीट हत्या से होती है। जिला जज दोनों न्यायालयों का निरीक्षण करता है। दीवानी न्यायालय में सिविल जज, फौजदारी और सेक्शन जज न्यायालय सबसे बड़े होते हैं। सेक्शन जज की अदालत में निचले यानी प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्रेणी के जो मजिस्ट्रेट होते हैं वो कार्य करते हैं। आइए देखते हैं। जो प्रथम श्रेणी का मजिस्ट्रेट होता है वह 2 वर्ष की सजा और 500 रुपये का जुर्माना दे सकता है, जबकि द्वितीय मजिस्ट्रेट जो होते हैं श्रेणी के वो 6 माह की सजा और 200 रुपये का जुर्माना देते हैं, और तृतीय श्रेणी के मजिस्ट्रेट 1 माह की सजा और 50 रुपये का जुर्माना कर सकते हैं। जो छोटे मुकदमे होते हैं उन्हें न्याय पंचायत के माध्यम से ही सुलझा लिया जाता है। इस प्रकार जिला प्रशासन वह क्षेत्रीय इकाई है जहां राज्य शासन के सभी कार्यों क्षेत्रीय रूप से एकीकृत किए जाते हैं। यहाँ राज्य की नीतियों का वास्तविक क्रियान्वयन होता है। यह भी स्पष्ट है कि जिला प्रशासन की वर्तमान संकल्पना में कानून व्यवस्था से संबंधित अधिकारियों के साथ विकास प्रशासन से संबंधित सभी अधिकारी शामिल हैं। ठीक है, ये रहे हमारे भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन के सभी टॉपिक। आगे है अभ्यास प्रश्न, इसको हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ओके, थैंक यू।